बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़, टॉपिक सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स और उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसके अलावा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होता है डिफरेंट सेल्स का। ठीक है, अगर हम फर्स्टली जाते हैं सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, तो इसमें हम आज के इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने जाएंगे कि कौन से सेल्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वी नो दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेन फंक्शन होता है वो एक सेल ही परफॉर्म करता है। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे भी हमें यही बताया जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया, अमीबा एटसेट्रा, ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है और वो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक डाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर डाइजेशन की को हम लोग ले लें तो वो डिफरेंट फंक्शंस का काम है डाइजेशन करना, डाइजेस्ट करना फूड वगैरह। अगर हम बात ले लें सर्कुलेशन की तो वो डिफरेंट सेल्स हैं जो कि सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम मैसेजेस और ट्रांसफ़र होने की बॉडी में बात करें, दैट इज़ न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। इस तरह से डिफरेंट सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। देयर आर ओवर 200 डिफरेंट सेल टाइप्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल इज़ स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर फंक्शन। हर एक सेल जो है तो अपने पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इन प्लांट्स, अभी तो हम लोगों ने ह्यूमंस का देखा या हम कह सकते हैं एनिमल्स का देखा। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, मेसोफिल सेल्स, रूट हेयर सेल्स एटसेट्रा। तो हम जाइलम सेल्स का देखते हैं, कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्या करते हैं, जाइलम सेल्स का काम होता है कि वो रूट्स से वाटर को लेते हैं और अपवर्ड वाटर की बॉडी में अपवर्ड उसको मूव करवाते हैं। फ्लोएम सेल्स कंडक्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब फ्लोएम सेल्स का काम होता है कि वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में फूड को कंडक्ट करवाते हैं, फूड को सर्कुलेशन वगैरह करवाते हैं। मेसोफिल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। अब क्या है, मेसोफिल सेल्स का काम है फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना काम करना, और फोटोसिंथेसिस के दौरान दैट इज़ मेसोफिल सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना काम परफॉर्म करते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। रूट हेयर सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जो रूट हेयर सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, दैट्स वाई वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और सॉल्ट्स वगैरह सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन एनिमल्स में अगर हम देखें ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं, मसल सेल्स आ जाते हैं, कार्टिलेज सेल्स आ जाते हैं, बोन सेल्स आ जाते हैं, स्किन सेल्स आ जाते हैं, फैट सेल्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। ये जो आगे इसकी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। एनिमल सेल्स दैट इज़ नर्व सेल्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में। रेड ब्लड सेल्स आर द डिस्क लाइक एंड बायोकनकेव इन शेप टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सो मोर ऑक्सीजन कैरी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ब्लड सेल्स का भी यही काम होता है कि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करवाते हैं। मगर यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये डिस्क लाइक होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, और इसके अलावा इनका सरफेस एरिया जो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज़ होता है।
वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स, ठीक है। फॉरेन एजेंट्स मीन बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो बाहर से बॉडी में आते हैं उनको क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स किल करते हैं ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ मसल सेल्स। Muscle cells are responsible for maintaining and changing posture, locomotion, as well as movement of internal organs such as contraction of heart and the movement of food through the digestive system via peristalsis, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मसल सेल्स होते हैं, एक तो मसल्स सेल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और हमारी बोन्स को मूव करवाते हैं, मीन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट और पोस्चर ऑफ द बॉडी, एक तो ये होती है। इसके अलावा जो दूसरे मसल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ भी प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट मूव कर रहा है और कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, उसके साथ जो कार्डियक सेल्स प्रेजेंट हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन कि हम जो फूड लेते हैं वो स्टमक तक जाती है, स्टमक की मूवमेंट वगैरह, इंटेस्टाइन की मूवमेंट वगैरह, इसके अलावा हमारी जो ऑसोफेगस है उसकी मूवमेंट वगैरह, इस सब को कंट्रोल कौन करते हैं, मसल सेल्स कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ फैट सेल्स टू जनरेट हीट, ठीक है। अब फैट सेल्स का काम होता है, ये क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ बोन सेल्स। Its extracellular material contain collagen fiber and calcium salts that support and give shape to the body। अब बोन सेल्स क्या होते हैं, जो कि मिल के आपस में बोन्स बनाते हैं, और बोन्स का काम होता है, वो क्या करते हैं, बोन्स का क्या काम होता है, बॉडी को मूव करवाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल एज एन ओपन सिस्टम। ये तो हमारी डिफरेंट सेल्स पे बात हो गई कि कौन से सेल्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ प्लांट्स की बात की, कुछ एनिमल्स की बात की। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल्स एज एन ओपन सिस्टम। के सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, मगर क्यों, कैसे एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं, सेल एज एनी सेल एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद एनवायरनमेंट। इट इज़ क्लियरली एन ओपन सिस्टम, ठीक है। इसको एक ओपन सिस्टम, क्लियरली एक ओपन सिस्टम कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पोर्स बनाती हैं, ठीक है। क्या बने हुए होते हैं उसमें, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बने हुए होते हैं। पीछे आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसमें अगर आप उसकी डायग्राम दोबारा से एक नज़र देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो पोर बनाती हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल में हेल्प करती हैं। बाहर से, सेल के बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है और अंदर से कोई मटेरियल बाहर भी जा सकता है। सो इसको हम ओपन सिस्टम कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ अंदर बाहर आ जा ना सके, दैट इज़ अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकता है तो दैट इज़ एन ओपन सिस्टम, ठीक है। इट नीड न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए होता है, आयंस चाहिए होते हैं, एंड मैनी अदर मॉलिक्यूल्स जो कि सेल को चाहिए होते हैं वो इजीली अंदर आ सकते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स कैन कम इनटू द सेल थ्रू आइदर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी के बारे में, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझा देना चाहूँगी कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जस्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल चाहे वो सेल से अंदर आ रही है चाहे वो सेल से बाहर जा रही है, इसको भी क्या हम कह सकते हैं, ओपन सिस्टम ही ये सेल काम करता है। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक स्मॉलेस्ट सेल है जो कि बैक्टीरिया की एक टाइप है। दैट इज़ उसका साइज़ कितना है, 0.1 to 1.0 नैनोमीटर उसका साइज़ है। इसी तरह अगर हम नर्व सेल्स को देखें, नर्व सेल्स लार्ज इन साइज़ होते हैं। नर्व सेल्स जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। अब मैसेजेस ट्रांसफ़र करने का काम जो है नर्व सेल्स का होता है, दैट्स वाई नर्व सेल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम रेशो क्या होता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो गेट्स स्मॉलर एज वेल द सेल गेट्स लार्जर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का क्या है कि जितना भी सेल इंक्रीज़ होगा यानी कि बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया छोटा होगा। ठीक है, the important point is that the surface area to the volume ratio gets smaller as the cell larger। वही बात की गई है कि सेल जितना लार्ज होगा उतना ही सरफेस एरिया क्या होगा, उसका स्मॉल होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम बताई गई है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसके अलावा लेक्चर के साथ साथ हमेशा अपनी बुक ओपन रखा करें ताकि हर चीज़ स्लाइड्स पे आपको लिख के नहीं दिखाई जा सकती है। साथ में आप बुक को फॉलो करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। अगर बुक से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मगर जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। वाई सेल्स आर स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्यों सेल्स जो है वो स्मॉल होते हैं और ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हुए। सरफेस एरिया इंक्रीज़, वॉल्यूम स्टे कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा बॉक्स है, उसका साइज़ कितना है 1 है। एक बड़ा बॉक्स है, उसका साइज़ कितना है 5। एक और आपके पास बॉक्स बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्सेस आपस में अटैच हुए हैं। अब वो जो छोटा बॉक्स आपस में छोटे छोटे बॉक्स अटैच हुए हैं उसका साइज़ 1 है। ऑलमोस्ट उस तरह के 5 बॉक्सेस आपस में अटैच हुए हैं और जो उसका उस थर्ड वन वाले का जो आपके पास साइज़ बनता है, जो लेंथ बनती है, विड्थ बनती है, वो एज इट इक्वल है किसके, जो सेकंड वाला बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया कितना है। पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना है 1। अब उसका एक साइड, अब हर एक बॉक्स को अगर आप देखें तो उसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पे बताया गया है कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है 1 है। अब चारों बल्कि 6 की 6 साइड्स को अगर हम देखें तो वो कितनी उसकी लेंथ कितनी होगी 1 होगी। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। अगर हम नंबर सेकंड वाली पे देखें तो 150 क्यों लिखा हुआ है, क्यों, उसने उसकी एक साइड का उसने साइज़ बताया है, वो कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 साइड्स दैट इज़ 150। ठीक है, अगर हम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय साइड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको हम लोग सरफेस एरिया इस तरह से उसका निकालेंगे। हाइट मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे साइड्स के साथ, साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के साथ। अब नंबर ऑफ़ बॉक्स यहाँ पे 1 है, उसकी विड्थ क्या है, पहले वाले की बात करें उसकी विड्थ क्या है, विड्थ भी सेम है, 1 ही है। साइड्स उसकी 6 हैं और 1 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं, 1 ही बॉक्स है, तो उसको 1 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 6 ही आएगा। अगर हम सेकंड वाले पे जाएं तो हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6। जैसे कि आपको बताया गया है कि हाइट को विड्थ के साथ, विड्थ को साइज़ के साथ, साइज़ को नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 उसकी विड्थ है, 5 उसकी हाइट है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विड्थ को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने हाइट के साथ, तो कितना हो गया 25 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ 150 आ जाता है। और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस 1 ही बॉक्स है यहाँ पे, तो क्या आ जाता है 150 ही आएगा। नेक्स्ट जो 750 हमारे पास सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, किसका आ रहा है, थर्ड वन वाले का आ रहा है। हालांकि साइज़ उतना ही है, विड्थ उतनी ही है, लेंथ उतनी ही है, मगर क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो कैसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो हैं थर्ड वन वो ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखें एक बॉक्स का अगर हमने 6 साइड्स ली थी, तो अगर हम यहाँ पे कितने बॉक्सेस ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। और हर तरफ से हम उसी तरह से लें तो हम कह सकते हैं कि हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ, विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे साइज़ के साथ, और साइज़ को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस के साथ।
तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 बॉक्सेस यहाँ यूज़ हो रहे हैं। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, फिर विड्थ के साथ, ठीक है, 5 और 5 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 750 आ जाएगा। अच्छा, अगर टोटल वॉल्यूम को देखें तो 1 वाले का वॉल्यूम कितना है, नंबर ए वाले का वॉल्यूम है 1, नंबर 2 वाले का वॉल्यूम है 125 और नंबर 3 वाले का वॉल्यूम भी 125 ही है, क्योंकि वो जगह सेम घेर रहा है, सेम जगह ले रहा है, सो दैट्स द 125। अब अगर हम वॉल्यूम को देखें, ठीक है, ये तो हमारा सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो कंसंट्रेट हियर। अब सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम पे तो हमारे पास वॉल्यूम रेशो आ जाएगी। तो 6 आपके पास क्या है, 6 को डिवाइड किया 1 पे तो आपके पास क्या आ गया, 6। अब इसी तरह से 5 नंबर बी वाली जो डायग्राम है उसमें अगर हम देखें 150 को डिवाइड करें 125 के साथ तो 1.2 आपका जो वॉल्यूम रेशो है 1.2 आती है। 750 को अगर हम 125 से डिवाइड करें तो 6 आता है, मीन दैट के पहले का और थर्ड वाले का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। और अगर हम जस्ट वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम रेशो ना देखें, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, पहले वाले का 1 आ रहा है और दूसरे वाले का और तीसरे वाले का क्या आ रहा है, 125 और 125 आ रहा है। इसको गौर से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।